मोदी जी छक्का मारने की सोच रहे थे, लेकिन हिट विकेट होते हुए नजर आ रहे हैं और खुद मोदी का विकेट अब मुश्किल में फंस गया है। खुद मोदी का विकेट उखड़ सकता है। मोदी ने जो चाल चली है उससे साफ तौर पर नजर आ रहा है मोदी का विकेट खतरे में है। ऐसा क्या हो गया? जो महिला आरक्षण का बिल ला करके बीजेपी नरेंद्र मोदी वाहवाही की उम्मीद कर रहे थे, अब उसमें एक तरफ इंडिया गठबंधन तो तकरीबन सारा का सारा वो मोदी सरकार से डिमांड कर रहा है कि इस 33% आरक्षण के अंदर आप ओबीसी महिलाओं को आरक्षण क्यों नहीं दे रहे हैं, कोटा विद इन कोटा क्यों नहीं कर रहे हैं आप। एससी एसटी को भी आपको कोटा देना पड़ेगा, ओबीसी को भी देना पड़ेगा और अल्पसंख्यकों को भी देना पड़ेगा। लेकिन इसके साथ साथ उमा भारती का भी बयान सामने आ गया और उमा भारती कह रही हैं कि कोटा भी देना पड़ेगा और 50% देना पड़ेगा। यह उमा भारती ने कहा है। सोचिए, मोदी साहब जिसको लेकर के सोच रहे थे कि अब तो 24 का चुनाव अपने हाथ की बाजी है, लेकिन उमा भारती क्या कह रही है? अब इसको लेकर के चैनल ने, देखिए एबीपी न्यूज ने लिखा है, केंद्र की मोदी सरकार ने नए संसद भवन में महिला आरक्षण बिल पेश किया। इसे लेकर के बीजेपी नेता उमा भारती ने बड़ी मांग रख दी है। ये बड़ी मांग नहीं, मैं आपको दिखाता हूं। अगर किसी और नेता ने कही होती, कहीं और पार्टी की बात होती, तो फिर चैनल लिखता यहां पर कि फूट पड़ गई है, दरार पड़ गई है, बगावत हो सकती है, ये जो लिखा जाता। लेकिन अब कह रहे बड़ी बात कही है। अब सुनिए जरा कितनी बड़ी बात कह दी उमा भारती ने। पहला आरक्षण 29 में या बाद में मिलेगा? अभी इसमें जवाब सरकार की तरफ से आएगा, मेरी तरफ से नहीं। मेरा एक ही कहना है कि ये जब भी आवे, इसमें एसटी एससी और ओबीसी महिलाओं का आरक्षण का प्रोविजन होना। 50%, 33% को अगर आप 100 मान लें तो उसमें 50 सीटें एसटी एससी और ओबीसी की होना। ये जो 28-29 पर बात मैं भी ये बोला था कि बात आई उसमें डीलिमिटेशन के बाद ही लागू होगा। अभी तक 2021 की जनगणना का अभी इस बात अब इस बात का जवाब, क्योंकि देखिए पहला आरक्षण 29 में या बाद में मिलेगा? अभी इसमें जवाब सरकार की तरफ से आएगा, मेरी तरफ से नहीं। मेरा एक ही कहना है कि ये जब भी आवे, इसमें एसटी एससी और ओबीसी महिलाओं का आरक्षण का प्रोविजन होना। 50%, 33% को अगर आप 100 मान लें तो उसमें 50 सीटें एसटी एससी और ओबीसी की होना। ये जो 28-29 पर बात मैं भी ये बोला था कि बात आई उसमें डीलिमिटेशन के बाद ही लागू होगा। अभी तक 2021 की। तो ये मोदी के सामने स्थिति देखिए आप। एक तरफ जो है वो पार्टी के अंदर बगावत है। उमा भारती को आप सोच सकते हैं उमा भारती ऐसा बयान देंगी, लेकिन देंगी क्योंकि उमा भारती को मालूम है, लोधी समाज से आती हैं और मालूम है उमा भारती को कि किस तरह से पछड़े और दलित जो है वो कैसे उनकी महिलाओं को जो है पीछे धकेला जाता है, और उनको अगर आरक्षण नहीं तो फिर क्या फायदा ऐसे आरक्षण लाने का। उमा भारती ने कहा है कि मुझे बहुत खुशी है कि महिला आरक्षण विधेयक भी लाया, लेकिन मुझे कसक है इसमें पिछड़ी जाति एससी एसटी के बारे में कोई स्पष्टता नहीं है। अगर उन्हें नहीं मिलेगा तो मुझे डर है कि यह 33% आरक्षण उस वर्ग को चला जाएगा जो बस मनोनीत से होंगे। मैंने प्रधानमंत्री मोदी को इसे लेकर के चिट्ठी लिखी है। तो मोदी को लेकर के चिट्ठी, इस बिल को लेकर के मोदी को चिट्ठी लिख दी उमा भारती ने। अब बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझाता हूं। मोदी के सामने देखिए, पहला ही दिन भी पूरा नहीं हुआ है। आज करीब करीब जो है वो 1 बजे जो है 1-1:15 बजे मोदी साहब ने जो है उनकी तरफ से, उनकी सरकार की तरफ से ये महिला विधेयक बिल लेकर के आया जाता है और उसके 4-5 घंटे के अंदर सब कुछ उखड़ गया। मोदी जी ने सोचा नहीं होगा कि ऐसा होगा। वो सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा हम कुछ लेकर के आ रहे हैं, सस्पेंस बना करके रखा हुआ था। इसको लेकर के जो है बताया नहीं जा रहा था कहीं पर भी कि कुछ ऐसा होगा, कुछ वैसा होगा। कोई मंत्री ट्वीट कर रहा था तो उसका ट्वीट डिलीट करवा दिया गया। लेकिन देखिए, जब लेकर के आए तो कैसे उसकी धज्जियां उड़ गई। क्यों? क्योंकि नीयत साफ दिखाई नहीं दे रही है। अब एक तरफ तो पूरा इंडिया, जिसमें कांग्रेस पार्टी जो सरकार का समर्थन कर रही थी, मोदी सरकार का समर्थन कर रही थी महिला विधेयक के मुद्दे के ऊपर, लेकिन उन्होंने भी कहा है कि हम 33% आरक्षण आए, इसको लेकर के हमें कोई दिक्कत नहीं, हम समर्थन करते हैं, लेकिन उसमें ओबीसी का भी आरक्षण होना चाहिए। आगे मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से ऑफिशियली जो है मैं आपको दिखा देता हूं। तो सोचिए, एक तरफ तो पूरा इंडिया अलायंस, इंडिया गठबंधन, जिसमें
अखिलेश यादव हैं, लालू प्रसाद यादव हैं, नीतीश कुमार हैं, एमके स्टालिन हैं, सबके बयान सामने आ चुके हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से आधिकारिक बयान सामने आ चुका है। तो एक तरफ तो इंडिया गठबंधन वो ओबीसी कर रहा है और दूसरी तरफ से पार्टी के अंदर ओबीसी कर रहे हैं। लेकिन जो अपने आप को ओबीसी नेता घोषित करते हैं और जिसके नाम का ओबीसी का ढिंडोरा पीटा जा रहा था कुछ समय पहले, जब राहुल गांधी को सजा हुई थी, उस वक्त में कहा गया था कि राहुल गांधी ने एक ओबीसी नेता का अपमान कर दिया। वही ओबीसी नेता जो आज प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा हुआ है, वही ओबीसी नेता ओबीसी को जो है वो रिजर्वेशन देने के लिए क्यों तैयार नहीं है? सवाल यह खड़ा होगा। और कब तक इसको छिपाएंगे, कब तक जो इस पर पर्दा डालेंगे? आपने तो बैठे बैठाए जो एक आफत मोल ले ली है। आप सोच रहे थे इसको मास्टर स्ट्रोक कि तो पता नहीं क्या कर बैठेंगे, हम क्या कर देंगे, क्या बदल जाएगा। सब कुछ धरा का धरा रह गया और उल्टा मोदी साहब के लिए ऐसा लगता है कि एक आफत आ गई है। क्यों? पहली तो इसमें ओबीसी आरक्षण देना पड़ेगा, लिखवा करके ले लीजिए, मान करके चलिए कि ओबीसी आरक्षण तो हर हाल में मोदी सरकार को देना पड़ेगा। अगर नहीं दिया 2024 से पहले तो 2024 में ओबीसी का वोट नहीं मिलेगा और ओबीसी के जितने भी चेहरे हैं ना, ये राजभर है, अनुप्रिया पटेल है, चिराग पासवान है, ये जितने भी आपको दिखाई देते हैं, इनको भी लोग जो है वोट नहीं देंगे। ये जाहिर सी बात है, क्योंकि आरक्षण को लेकर के आपको मालूम है ना, एक बार मोहन भागवत ने बयान दिया था 2015 में बिहार के अंदर कि आरक्षण को लेकर के हम जो है वो सोच विचार करेंगे, और ऐसा विचार हुआ था कि खदेड़ा हो गया था। वहां से 2014 में मोदी की लहर के बाद में बिहार में जीत नहीं पाए थे, वहां से खदेड़ा हो गया था। तो आरक्षण तो ओबीसी को देना ही देना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। कब देंगे, कितनी और फजीयत होगी इस मामले पर वो मालूम नहीं, लेकिन देना पड़ेगा। दूसरी बात यह कि जब इसको आप लागू ही नहीं करवा रहे हैं, 2024 में लागू ही नहीं होना, किसी कंडीशन में लागू नहीं होना, कहीं तक लागू होने के दूर दूर तक चांस नहीं है। पहले जनगणना होगी, जनगणना होने के बाद में परिसीमन होगा, तब जाकर के लागू होगा। और ये तो हो नहीं सकता है। जनगणना कोई 1 महीने का काम नहीं, 6 महीने का काम नहीं है। जनगणना में साल भर उसमें लग जाएगा, साल भर उसमें लगेगा, फिर उसके बाद में 2 साल जो है परिसीमन में लग जाएगा, 3 साल 4 साल भी हो सकता है लग जाए, तब जाकर के जो है वो ये लागू हो पाएगा। और तब तक मोदी जी यहां रहेंगे नहीं रहेंगे दिल्ली की कुर्सी पर, मालूम नहीं। अब देखिए एक बात और दिखाता हूं मैं आपको, मोदी ने आज क्या बयान दिया जब महिला आरक्षण को जो है बिल रखा गया, तब क्या कहा सुनिए। महिलाओं को अधिकार देने का, उनकी शक्ति को आकार देने का काम करने के लिए भगवान ने मुझे चुना है। गजब बात है। एक बार फिर हमारी सरकार ने कदम बढ़ाया है। कल ही कैबिनेट ने महिला आरक्षण वाले बिल को मंजूरी दे दी है। सरकार ने इस बिल को, महिला आरक्षण को, नारी शक्ति वंदन अधिनियम का नाम दिया है। सारी बात भूल जाइए, केवल इस बात को देखिए। इस काम को करने के लिए भगवान ने मुझे चुना है। मुझे याद नहीं आता है कि किसी प्रधानमंत्री के भाषण में, और खास करके ये बात नरेंद्र मोदी जी ने देश की नई संसद में खड़े होकर के कही है, कि किसी प्रधानमंत्री ने कहा हो, इंदिरा का बयान जो आप उठा करके देख लीजिए, उनके भाषण उठा करके देख लीजिए, मैंने कहीं नहीं पढ़ा कि उन्होंने कहा हो कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने के लिए भगवान ने मुझे चुना है। मैंने नहीं पढ़ा कहीं पर। या और जो है मनमोहन सिंह ने कहीं पर कहा हो, अब दुनिया भर में अर्थशास्त्री के रूप में जो है वो जाना जाने के लिए भगवान ने मुझे ही चुना है। किसी ने नहीं कहा अपने आप से, लोगों ने लोगों के लिए बहुत कुछ कहा है। और दूसरा देखिए आप, ये देखिए आज की तस्वीरें, ये पुरानी तस्वीर नहीं दिखा रहा हूं, ये आज की तस्वीर देखिए आप, ये नई संसद की तस्वीर है। और इस नई संसद की तस्वीर के अंदर, इस पूरे हॉल के अंदर आपको कौन नजर आ रहा है बताइए जरा। सिर्फ और सिर्फ जो है वो नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। यही होती है मुझे चुना है कहने वाली बात। सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी यहां पर नजर आ रहा है। और जो सिक्योरिटी गार्ड हैं नरेंद्र मोदी जी के, एसपीजी के जो जवान हैं, वो भी बिल्कुल बाजू में है, पीछे कोई नहीं। तस्वीर एकदम से क्लियर आनी चाहिए। तस्वीर देखिए कैसे पहले सब कुछ से सेट होता है कि कैसे ऊपर तक का फ्रेम आना चाहिए, हाँ, और नीचे नरेंद्र मोदी साहब और ये जो फूल बना हुआ है यहां पर, ये सब आना चाहिए। पीछे जितने भी स्टाफ के लोग हैं सब बिल्कुल चिपके हुए हैं दीवार से।
यही होता है मुझे चुनने वाली बात, कि देखिए भगवान ने मुझे चुना है, भगवान मुझे चुन रहा है। किसी ने कहा है कि खबर बताने के लिए भगवान ने मुझे ही चुना है। इस खबर को आपको जो एडिट करेगा वो कोई एडिटर कह दे कि भगवान ने मुझे चुना है, गजब बात है। लेकिन ठहर, और आगे सुनिए, यह तस्वीर आप देखिए, देखिए तो सही है तस्वीर। यह तस्वीर उस वक्त की है जब नरेंद्र मोदी जी और पूरा का पूरा संसद एक साथ जो है वो पुरानी संसद से नई संसद की तरफ जा रहे थे, उस वक्त की तस्वीर है। और इस तस्वीर के अंदर पहली पंक्ति में आपको क्या दिख रहा है? पहली पंक्ति में देखिए क्या दिखता है आपको, कहीं तक भी विपक्ष का नामो निशान नहीं है। कितना अच्छा होता, और खुद मोदी की प्रशंसा होती, खुद मोदी के लोग के लिए लोग जो है वह वाहवाही करते। अगर यहां पर नरेंद्र मोदी साहब वो एक बगल में जो है वो अपने मल्लिकार्जुन खड़गे या अधीर रंजन चौधरी उनको हाथ पकड़ करके लेकर के जाते हैं, क्योंकि एक तरह से देश का लोकतंत्र जो है आज के समय का जो है, क्योंकि लोकतंत्र का मतलब होता है सत्ता भी विपक्ष भी, वो सब जो है वो अपने एक साथ में चलता। प्रधानमंत्री यहां पर होते, प्रधानमंत्री के साथ में जो है वो राष्ट्रपति यहां पर होती, हाँ, और राष्ट्रपति जी के साथ में फिर यहां पर लोकसभा स्पीकर यहां पर होते, उपसभापति उपराष्ट्रपति वो यहां पर होते, विपक्ष के नेता यहां पर होते, पहली लाइन में वो होते, और उनके पीछे पूरा संसद जो है, राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य, वो सब पीछे चल रहे होते। लेकिन देखिए पहली तस्वीर क्या है, पहली तस्वीर में राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी और अमित शाह। चलिए मैं मानता हूं कि ये एक मिनट के लिए हम मान लेते हैं कि तीनों व्यक्ति भी ठीक है, कि भाई देश के प्रधानमंत्री हैं, देश के गृह मंत्री हैं और रक्षा मंत्री हैं। लेकिन ये साहब कौन है? जेपी नड्डा। जेपी नड्डा कौन है? जेपी नड्डा सरकार का हिस्सा नहीं है। जेपी नड्डा संसद के अंदर लोकसभा, जेपी नड्डा जो है वो नेता है, एक बीजेपी के नेता है, सांसद है, सरकार को कैबिनेट का कोई मंत्री नहीं है ये। लेकिन पहली लाइन में है। अब बीजेपी की रैली के लिए थोड़ी ना जा रहे हैं वहां पर, कहीं पर हम बीजेपी की रैली के लिए थोड़ी जा रहे हैं। ये जाया जा रहा किसके लिए? ये जाया जा रहा है देश का जो है सरकार जो है वो पुरानी संसद से नई संसद में जा रही। खैर अब इन चीजों का कहां पर बात करें, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे को सुनिए। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से आधिकारिक तौर पर कहा गया है कि महिला आरक्षण विधेयक का हमने हमेशा समर्थन किया है। 2010 में भी राज्यसभा में कांग्रेस यूपीए सरकार ने महिला आरक्षण विधेयक पास करवाया था। राजनीति में जिस प्रकार एससी एसटी वर्ग को संवैधानिक अवसर मिला है, उसी प्रकार ओबीसी की महिलाएं समेत सभी को इस विधेयक से समान मौका मिलना चाहिए। आजादी आज जो मोदी सरकार विधेयक लेकर के आई है उसको गौर से देखने की जरूरत है। विधेयक के मौजूदा प्रारूप में लिखा है कि ये डिकेडल सेंसस और डिलिमिटेशन के बाद ही लागू किया जाएगा। इसका मतलब है मोदी सरकार ने शायद 2029 तक महिला आरक्षण के दरवाजे बंद कर दिए हैं। भाजपा को इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। दो बड़ी बातें कांग्रेस पार्टी की तरफ से साफ तौर पर कही गई है कि पहला तो ओबीसी वर्ग की महिलाओं को भी इसमें जो है वो कोटा मिलना चाहिए, आरक्षण मिलना चाहिए, ये कांग्रेस ने साफ कर दिया है। और दूसरी बात कांग्रेस कह रही है कि भाई आप ये कह रहे हैं कि इसको जनगणना के बाद में और परिसमन के बाद में ही इसको लागू करेंगे, तो क्या ये मान लें कि 2029 तक ये मुद्दा चला गया? राबड़ी देवी ने एक दूसरा और ट्वीट किया। पहला ट्वीट में आपको दिन में दिखाया था, दूसरा ट्वीट इनका देखिए। ओबीसी ईबीसी वर्ग की महिलाओं को ठेंगा दिखाने वाला परिसमन के बाद में लागू होगा। ये वुमेन रिजर्वेशन बिल परिसमन जनगणना के बाद में होगा, और जातीय जनगणना करवाने के दबाव में केंद्र ने जनगणना को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। मतलब बस झाल बजाने और शोर मचाने के लिए सगुफा छोड़ दिया गया है। कोटा विद इन कोटा, यह राबड़ी देवी ने कहा है कि आप जनगणना क्यों नहीं करवा रहे थे। और यह वाजिब सवाल है कि आपने सारे चुनाव करवा लिए, मध्य प्रदेश का, ये उत्तर प्रदेश का चुनाव हो गया, गुजरात का हो गया, कर्नाटक, बंगाल, बिहार, सब चुनाव हो गए, एक जनगणना नहीं हो पाई। क्यों? क्योंकि विपक्ष कह रहा है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, और आप जातीय जनगणना के पक्ष में नहीं है, चाहते नहीं है, और इसीलिए जनगणना नहीं हो पा रही है। वरना और दूसरी वजह क्या हो सकती है?
क्योंकि कोरोना अगर है तो कोरोना बाकी सब चीजें चल रही है, उसमें कोरोना नहीं है, और जनगणना में कोरोना आ जाता है। 2021 में होनी थी, चलिए 2021 में ना करते आप, 2022 में उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ तब क्यों नहीं किया, 2023 में क्यों नहीं शुरुआत करी, कम से कम 2024 के आते आते खत्म हो जाती जनगणना, तो 2024 में आते आते जो है इसके कुछ होता कि हां कहीं पर यह लागू होने के चांस दिखाई दे रहे हैं, लेकिन नहीं साहब। दिलीप मंडल ने लिखा है कि कांग्रेस, सपा, बसपा, आरजेडी, जेडीयू, डीएमके, एनसीपी समेत लगभग पूरे विपक्ष ने महिला आरक्षण में ओबीसी कोटे को देने की मांग की है। अब दामोदर बीजेपी के ऊपर है कि वह साबित करे कि नरेंद्र मोदी ओबीसी विरोधी हैं या नहीं है। यह बीजेपी को साबित करना है। और मोदी साहब कौन है? मोदी साहब वही हैं, ओबीसी का विरोध क्यों कर रहे हो, ओबीसी का अपमान क्यों कर रहे हो? तो ओबीसी तो आप खुद है ना साहब, आप करिए, ओबीसी को हक दीजिए, ओबीसी अपना हक मांग रहा है। एक और देखिए साहब, क्या कहें, गजब की बात हो रही है आजकल। ये देखिए, एक अंजना ओम कश्यप का ट्वीट आया शाम को, और मैं बड़ा हैरान रह गया इस ट्वीट को जब मैंने देखा। इन्होंने लिखा कि इसकी कल्पना मैंने कभी की नहीं थी, मेरे लिए अनूठा अनुभव है। आज का स्पेशल रिपोर्ट क्यों स्पेशल है? रात 8 बजे देखिए, टीवी न्यूज के इतिहास में ऐसा पहली बार होने जा रहा है। स्क्रीन देख करके आप दंग रह जाएंगे। मैं सोचा कि पता नहीं क्या लेकर के आएंगे ये लोग, लेकिन क्या लेकर के आए? कुछ नहीं, एक नकली एंकर और एक जो है वो अंजना ओम कश्यप खुद। अब वो कितना असली नकली हैं वो आप खुद जानते हैं। तो ये बस ये केवल कहा भाई, एक जो है वो अंजना ओम कश्यप 2.0 ले आए हम लोग, एक अंजना ओम कश्यप खुद है। लेकिन असली खबर कहां पर मिलेगी? असली खबर की ये कि आप किसी को ये बता पाएंगे कि टिकट किसने दिए सबसे ज्यादा? कांग्रेस ने सबसे ज्यादा टिकट दिए हैं, चाहे वो 1996 से पहले की बात हो या 1996 से बाद आज की बात हो। कांग्रेस ने हमेशा SC ST उनको सबसे ज्यादा टिकट दिए हैं। बीजेपी जो टिकट देती है उससे ज्यादा टिकट जो है वो हमेशा कांग्रेस दे रही है। मैंने आपको दिन में बताया, कांग्रेस टिकट देती है करीब करीब 27% SC ST को, और बीजेपी देती है 11%। तो ये क्या फायदा? चाहे असली ले आओ, चाहे नकली ले आओ, कोई भी ले आओ, खबर ही नहीं बता रहे हैं तो फिर करेंगे क्या लोगों का? और कह रहे कि टीवी के इतिहास में ये हो रहा है तो हो रहा होगा। एक और ट्वीट आपको दिखाता हूं, देखना बहुत जरूरी है आज। ये आप देखिए, विनीश फोगाट क्या कह रही है। विनीश फोगाट ने एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया और विनीश फोगाट कह रही कि लोकसभा के अंदर कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल ने महिला आरक्षण बिल, नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लोकसभा में पेश किया। इस बिल के दोनों सदनों में पारित होने के बाद लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या 181 हो जाएगी। इस बिल को लाने के लिए मैं सरकार को बधाई देने के साथ साथ पूछना चाहती हूं कि सरकार एक तरफ महिलाओं को सम्मान दिलाने के लिए यह बिल लेकर के आ रही है, दूसरी तरफ महिला पहलवानों के यौन शोषण के आरोपी बृजभूषण जैसे व्यक्ति को संरक्षण दे रही है। 2 दिन पहले ही देश की एक महिला पहलवान को बदनाम करने के लिए उसके नाम से फर्जी वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी जाती है। सरकार कहां सो रही है? क्या उस महिला पहलवान को सरकार न्याय दिला पाएगी? सरकार न केवल बृजभूषण जैसे लोगों को, इंसानों को बचा रही है, बल्कि उस मानसिकता के लोगों को भी बढ़ावा दे रही है। बिल आने के बाद उम्मीद करूंगी कि 181 महिला सांसद संसद में बैठेंगी और वो महिलाओं के सम्मान के लिए लड़ेंगी और महिलाओं के साथ में खड़ी होंगी। अब 181 क्या 1081 खड़ी हो जाएं तो भी नहीं बोल पाएंगी, क्योंकि 81 बोली क्या? बोलने के लिए तो एक में से एक ही काफी होता है। अगर कोई बोलने वाला है तो एक ही काफी है भैया, बोलने वाला एक भी बहुत है। ना बोले तो 1081 खड़े हो जाए, क्या फर्क पड़ता है? 81 की बजाय 181 हो जाए, क्या फर्क पड़ता है? तो कौन कितना किस तरह से है ये तो आपके सामने चीजें हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जो हैं वो सोच बहुत कुछ रहे होंगे शायद, लेकिन आज उनके जो पत्ते हैं, पूरे दिन भर की खबरें देखने के बाद ये साफ तौर पर दिख रहा है कि उल्टे पड़ रहे हैं। और मोदी को कितना खामियाजा होगा इसका, और मोदी सरकार कैसे इससे निपट पाएगी, ये तो वक्त बताएगा। आप बताइए कि सरकार ने ये महिला आरक्षण बिल ला करके कितना फायदा किया है? लोगों का फायदा हुआ है, सरकार का फायदा हुआ है, या नुकसान ही नुकसान है?
बताइए ज़रा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। और अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।